सो सैलरी की पिछली क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे और ये 2 क्वेश्चंस थे जो हम प्रैक्टिस कर चुके थे. विल प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स सी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जहां बताया है गया कि एक्स जो है वो एबीसी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी के साथ एम्प्लॉयड है. उनकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपीज पर मंथ है और उनको डियर्नर्स अलाउंस जो है वो 40% ऑफ द सैलरी मिलता था. और ये जो डीए है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. यानी कि जब भी हम कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ सैलरी करते हैं, जैसे कि एचआरए का, पीएफ का, अगर इस क्वेश्चन में वैसा कुछ करना होगा तो हम डीए को ऐड करेंगे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, सिंस इट इज under the terms of employment or it is includable for the retirement benefits. उनको और जो benefits मिल रहे थे वो थे traveling allowance ₹1,000 per month, out of which he spends ₹600 per month. और let me remind you, traveling allowance का रूल क्या होता था, ये उस allowance, उस broader allowance का पार्ट था जिसमें हम received और spent whichever is less को exempt करते थे. और ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों डिफरेंट थे. ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में हम स्पेसिफाइड लिमिट को कंसिडर करते थे जो कि था 800 रुपीज पर मंथ फॉर नॉर्मल पीपल एंड 1600 पर मंथ फॉर स्पेशली हैंडीकैप्ड पीपल. सो यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस है तो हम रिसीव्ड और स्पेंट व्हिचएवर इज लेस को एग्जेम्प्ट करेंगे. मेडिकल अलाउंस है 500 रुपए पर मंथ एंड ही स्पेंड्स ₹2,000 ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ₹1,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर. अब किसके ऊपर किया है और कहाँ पर खर्चा किया है ये तो मेडिकल परक्विजिट में देखते थे, लेकिन यहाँ मेडिकल बेनिफिट या मेडिकल परक्विजिट या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है बल्कि मेडिकल अलाउंस है. एंड लेट मी रिमाइंड यू, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. जैसे सीसीए होता था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, या जैसे डियरनेस अलाउंस होता है. तो यहाँ पर हमारे लिए जो रेलिवेंट डेटा है वो सिर्फ इतना है कि मेडिकल अलाउंस मिला है हमको 500 रुपए पर मंथ. इसके आगे की जो भी बातें दी गई हैं कि कितना रुपए खर्च किया, किसके ऊपर खर्च किया, दैट्स इररिलेवेंट एंड हैज बीन मेंशन्ड जस्ट टू कंफ्यूज यू. नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर वन चाइल्ड वाज गिवन टू बी ₹500 पर मंथ. और हमारा लिमिट क्या है, कितना अलाउड होता है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, राइट. So जो excess है 400 रुपए per month, that would be taxable. He was also entitled to a rent-free unfurnished accommodation in Delhi, the fair rental value of which is 10,000 rupees per month. अब ये FRV दिया हुआ है, fair rental value, ये rent नहीं है. fair rental value और rent में difference है. rent जो होता है वो actual होता है और fair rental value होता है आसपास के मकानों का जो भी आमतौर पे किराया चल रहा हो. तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्योंकि रेंट पेड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो घर है ये ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है. जब ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होता है तो उस केस में हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग RFA टैक्सेबल निकाल लेते हैं. और क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं तो हम इनकी पॉपुलेशन दिल्ली की 25 लाख के ऊपर मानेंगे, यानी 15% ऑफ सैलरी वुड बी टैक्सेबल. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फेयर रेंटल वैल्यू का कोई यूज नहीं है स्टूडेंट्स. A motor car of 1.5 liters with driver was provided to him that he uses partly for official and partly for private purpose. Expenses of running and maintenance were met by the employer. Okay. So जब भी एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस देता है और वो पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट दोनों के लिए यूज होता है, तो हमारे लिमिट्स क्या थे, हमारे लिमिट्स थे 1800 और 2400 रुपए पर मंथ, है ना. 1800 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी के अंदर वाली गाड़ी के लिए और उससे ऊपर वाली के लिए 2400. तो यहाँ पर 1800 प्लस 900 ड्राइवर का पर मंथ वुड बी द अमाउंट दैट वुड बी टैक्सेबल. He was also given a gift by the employer worth ₹8,000. गिफ्ट कितने का अलाउड होता है, कैश में मिले तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, और जो कुछ और गिफ्ट मिले तो
5,000 रुपए तक का अलाउड है, बियॉन्ड दैट और द एक्सेस ऑफ दैट should be taxable. So यहाँ पर 3,000 would be taxable. Now let's try and solve this question. So here are the details of the questions that I had noted down. बेसिक है इनकी 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 साल भर का। डीए जो है वो 40% ऑफ बेसिक है, so 40% of 1.2 lakhs and that would be 48,000. और ये पूरा जो डीए है ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इंक्लूडेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है उनको 1,000 रुपीज पर मंथ और खर्चा किया है 600 रुपए पर मंथ। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है इसमें एग्जेम्प्ट कितना होता था, रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस। सो स्पेंट इज लेस यानी कि रिसीव किया है इन्होंने 1,000 रुपीज 12 महीने का, और जो एग्जेम्प्ट होगा वो होगा जो अमाउंट इन्होंने स्पेंड किया है यानी 600 रुपए 12 महीने का। So this would come out to be 400 into 12, that is 4,800 rupees. Next दिया है मेडिकल अलाउंस है 500 रुपए पर मंथ का। तो मेडिकल अलाउंस ऐसा होता है, उस अलाउंस का पार्ट होता है जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर 6,000 रुपीज वुड बी टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है इनको 500 रुपीज पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमारे अलाउड कितना होता है, इनको मिला है 500, अलाउड होता है 100, राइट। सो 400 रुपीज फॉर 12 months would be taxable. That's 4,800 again. Next is RFA, rent free accommodation. ये रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है ये दिल्ली में मिला हुआ है इनको। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। और हमें पता है कि जब भी इट इज owned by the employer, whenever it is owned by the employer, तो हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। पॉपुलेशन जो है अगर वो 25 लाख तक है तो 15%, पॉपुलेशन 10 से 25 के बीच में है, बिटवीन 10 to 25 lakhs, तो हम 10% ऑफ सैलरी, और अगर लेस देन 10 lakhs हैं तो हम 7.5% ऑफ सैलरी को टैक्सेबल करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं तो इसलिए इनके लिए हम 15%, दिल्ली का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा ही होगा। मैंने आपको बताया था कि सारे मेट्रोपॉलिटन के लिए आप 25 लाख से ऊपर ही रखना। सो व्हाट्स इम्पोर्टेंट हियर इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सैलरी। अब हमें पता है कि जब भी हम RFA के लिए सैलरी की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमारा सैलरी आता है यानी 1,20,000, DA आता है यानी 48,000, हमारा सारा टैक्सेबल अलाउंसेस आता है यानी 4,800 and 6,000 and 4,800. All of this would be added. So plus 4,800 plus 6,000 plus 4,800. अब एक बार चेक कर लेना बच्चों कि कोई और अलाउंस तो नहीं है RFA के नीचे। मोटर कार ये अलाउंस नहीं है, परकोजिट है, और गिफ्ट ये भी अलाउंस नहीं है, परकोजिट है। कोई और अलाउंस होता तो पहले हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालते और फिर जाकर यहाँ RFA निकालते। सो ये मेरी सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ RFA आ जाएगी। Let me do the calculations. 1,20,000 plus 48,000 plus 6,000 plus 9,600.
1,83,600. अब इसका 15% would be the taxable portion of RFA, और वो होगा हमारा 27,540. सो ये 27,540 हम इधर सीधे लिख देंगे. नेक्स्ट दिया हुआ है मोटर कार. मोटर कार है 1.5 लीटर कैपेसिटी का, 1.5 लीटर कैपेसिटी का, ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है. सो मोटर कार की जो वैल्यू होगी, जब भी एम्प्लॉयर देता है तो 1,800 रुपये पर मंथ लगता है, प्लस ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ लगता है, मल्टीप्लाइड बाई 12 वुड बी the value of motor car here, 32,400. And finally gift by employer. गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 5,000 रुपीज, और यहाँ पर गिफ्ट जो मिला है वो 8,000 रुपये मिला है, 8,000 का के वर्थ का मिला है. So 3,000 would be the taxable portion of the gift. Total this and you will get the taxable salary of Mr. X, which I'm sure you can do on your own. Just add these up and this question is over. Now let's move to the next question. Next question है, जिसमें assessee Mr. X, he works in Mumbai, और उनके सैलरी के जो पर्टिकुलर्स हैं उसमें सैलरी बताया गया है 10,000, बेसिक बताया गया है 10,000 रुपये पर मंथ. इनको डीए मिल रहा है 6,000 रुपये पर मंथ, जिसमें 50% enters for service benefits. यहाँ service benefits is same as forming part of salary or is includable for retirement benefits or under the terms of employment. So DA भले ही 6,000 रुपये हर महीने मिल रहा है, लेकिन उसका कितना पोर्शन फॉर सर्विस बेनिफिट्स है, इसका 50%, यानी 3,000 रुपीज पर मंथ. Is provided with a car of 1.8 liter engine capacity with chauffeur for his official and private purposes, running and maintenance paid by employer. This is very similar to what we had done in the previous question. Previous question में 1.5 लीटर था, यहाँ पर 1.8 है. So हमारा मंथली क्या हो जाएगा, 2,400 रुपये पर मंथ हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस, प्लस 900 रुपये हम लोग ड्राइवर का ऐड करेंगे. यहाँ पर कमीशन इनको मिल रहा है 2% का 10 लाख रुपए के सेल्स के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर. बोनस है इनका 16,000. He is also provided with the rent-free furnished house, and the employer pays rupees 9,000 per month for the house and 1,500 per month for the furniture. Okay, so यहाँ पर जो घर है जो इनको कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, that's not owned by the employer, but employer has also taken it on rent. So जब वो रेंट पर लिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं, 15% of the salary or the rent actual paid, whichever is less. So यहाँ पर सैलरी का मीनिंग हमें पता ही है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने आरएफए किया था. प्लस जो फर्नीचर का होता है, अगर फर्नीचर भी रेंट पर है तो 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम जोड़ देंगे, और अगर जो ये रेंट पर नहीं होता, फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होता, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर ऐड कर देते. Employee contributes 15% of his salary towards his RPF. RPF में allowed कितना है, 12%. 12% से जो भी ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर 3%, that has to be taxed here. And the employer is contributing the same amount. हालांकि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पैसे को हम अभी टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है हमने रूल्स में पढ़ा था कि वो सिर्फ तभी टैक्स होता है व्हेन द बेनिफिट इज रिसीव्ड, यानी व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स. Interest credited during the year at the rate of 14% being rupees 14,000. इंटरेस्ट कितना अलाउड होता है आरपीएफ में, 9.5%. सो जो भी ज्यादा होता है, इस केस में 4.5%, वो अभी के अभी टैक्सेबल होगा. Compute his taxable salary. Okay, so on the basis of these informations, let's attempt solving this question.
Yeah, so these are the particulars that I noted from the question. Let's try and solve it. मिस्टर एक्स की बेसिक सैलरी जो है वो है 10,000 रुपए हर महीने की, यानी 1,20,000। और डीए जो है वो 6,000 रुपए पर मंथ है, यानी 72,000। इनको मोटर कार मिला है 1.8 लीटर कैपेसिटी का ड्राइवर के साथ, और रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है। सो मोटर कार का हम लेते हैं 2,400 रुपए पर मंथ गाड़ी का, क्योंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा है। जो एम्प्लॉय पे कर रहा होता तो ये फिगर हो जाता 600 और 900 डिपेंडिंग अपॉन द क्यूबिक लीटर कैपेसिटी, प्लस ड्राइवर का 900 मल्टीप्लाइड बाय 12, that would come out to be 39,600। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनको कमीशन मिल रहा है एट द रेट ऑफ 2% ऑफ 10 lakhs। सो लेट्स फिगर आउट कमीशन। कमीशन है इनका 2% ऑफ 10 lakhs। So that would be 20,000 rupees. Next, bonus is 16,000 for the whole year. This is not per month. Bonus वैसे भी generally एक ही बारी दिया जाता है पूरे साल का। Next is RFA, और RFA जो है वो रेंट पे है, नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। सो इसका ना कैलकुलेशन हम नेक्स्ट शीट पर देख लेते हैं, वर्किंग नोट 1 बना के। वी नो व्हेन इट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट होता है अलाउंसेस के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, एंड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल यहाँ होता है फॉर परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में हम सीधे टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं, मैंने आपको लेक्चर्स के टाइम पे भी बताया था। और वो लीस्ट किन में से है? इट इज आइदर 15% ऑफ सैलरी और द रेंट पेड। तो अब ये निकालने के लिए हमें चाहिए होगा पहले सैलरी फॉर आरएफए, एंड सैलरी का मीनिंग क्या होता है? बेसिक प्लस डीए, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस। आरएफए के लिए सैलरी की मीनिंग सबसे बड़ी होती है, सबसे एग्जॉस्टिव होती है। मोटर कार क्योंकि एक परक्विजिट है इसलिए नहीं लेंगे, बट कोई भी और अलाउंसेस हैं अगर, नीचे देख लेते हैं पीएफ है, तो पीएफ तो अलाउंस नहीं होता। तो ये चारों चीज़ें टैक्सेबल बेनिफिट्स ऑफ अलाउंसेस भी लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी अलाउंसेस नहीं है। सो हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी सैलरी की वैल्यू निकालने के लिए। सो दैट वुड बी 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस commission of 20,000 and plus bonus of 16,000. So this would be the total salary, and this being 2,28,000. So अब हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं 15% ऑफ 2.28 lakhs कितना आ रहा है?
ये आ रहा है 34,200। और यहाँ रेंट पेड कितना है? रेंट वो पे कर रहा है 9,000 रुपीज पर मंथ। सो 9,000 into 12 would be 1,08,000. Least of the following. What's the least here? The least is this 34,200. So this would be the amount taxable. अब 34,200 तो हो गया मेरा घर का, लेकिन फर्नीचर का कितना है? फर्नीचर का रेंट पे कर रहे हैं वो 1,500 रुपए हर महीने का। सो वो भी इसमें ऐड होगा। दिस इज फॉर द फर्नीचर। सो दिस वुड बी 1,500 for 12 months would be 18,000, and 18,000 plus 34,200 would be 52,200. So let's go back on our sheet and write the RFA amount to be 52,200, जो हमारा वर्किंग नोट से आया है। वर्किंग नोट का डिटेल पिछली शीट पर है। इस क्वेश्चन में अब लास्ट जो एलिमेंट दिया हुआ है वो है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ सैलरी का फॉर हिज RPF। सो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अलाउड कितना होता है? 12% होता है। सो ये जो भी 3% है दैट वुड बी टैक्सेबल। सॉरी, 15% है, 14% है, या इट्स 15%। ओके, सो जो भी एक्स्ट्रा 3% है that should be taxable, 3% of salary. And what would be the meaning of salary? PF निकालने के लिए सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक, कॉलम नंबर 2 जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं बेसिक, प्लस DA का सिर्फ वो हिस्सा जो कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर 50% ऑफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सर्विस बेनिफिट्स। इफ यू रिमेंबर 50% इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पूरा का पूरा 72,000 नहीं लेंगे हम, यहाँ पर इसका हाफ यानी कि 36,000 लेंगे, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये भी 20,000 आ जाएगा। तो मेरी टोटल सैलरी कितनी हो गई इसके अकॉर्डिंग? सैलरी फॉर PF वुड बी द सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस विच इज 1,76,000। अब ये 1,76,000 का 3% दैट इज sorry that is 5,280 would be taxable here. Next is the interest on RPF। कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन RPF हमको मिल रहा है 14% के हिसाब से 14,000। अब अगर 14% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो 14,000 बन रहा है तो हमें अलाउड कितना होता है? 9.5%। यहाँ पर 4.5% एक्स्ट्रा है जो टैक्सेबल होना चाहिए। तो 4.5% का 14,000, 14,000 का 4.5% कितना होगा वो निकालते हैं, and that would be 0.45, 4,500. So the sum total of all of this would be the salary taxable for Mr. A, जो आप टोटल करके ऐड करके निकाल ही लेंगे। Let's move to the next question. The next question is, basic salary is given out to be 48,000 per month. DA दिया हुआ है 40% of basic salary, जिसका 20% only forms part of retirement benefits. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, माइंड यू ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ट्रैवलिंग में हम रिसीव्ड और स्पेंड व्हिचएवर इज लेस वाला रूल अप्लाई करते हैं, और ट्रांसपोर्ट में लिमिट स्पेसिफाइड था 800 रुपए पर मंथ और 1,600 रुपए पर मंथ। 800 फॉर अदर्स एंड 1,600 फॉर डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड एम्प्लॉयज। HRA जो है वो 80,000 रुपए है और इन्होंने रेंट पे किया है 35,000 रुपए और ये दिल्ली में रहते हैं। ओके,
He contributes 14% of his salary every month towards RPF. यहाँ पर भी excess contribution हो रहा है, 2% excess है, निकालना होगा हमें. Interest credited at the rate of 11.5% amounted to rupees 12,000. यहाँ पर अलाउड कितना होता है आरपीएफ पे इंटरेस्ट 9.5%, यहाँ 11.5 यानी 2% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, वो भी निकाल के टैक्सेबल करेंगे. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन इज 6,000 रुपीज. अलाउड कितने के लिए होता है? सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए, 100 रुपीज पर मंथ. लैपटॉप फॉर यूज वर्थ रुपीज 40,000. लैपटॉप अगर यूज दिया हो, याद करिए ऑपोजिट्स में जो हमने पहला स्लैब पढ़ा था उसमें था when laptop, computer, mobile phones are given for use, so nothing is taxable. Nil value is taxable since expect किया जाता है कि employees जो हैं वो इन चीज़ों से अपने ऑफिस का ही काम कर रहे होंगे, पर्सनल यूज का काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था. So let's try and solve this question. So I hope the screen is visible. Question में बेसिक दिया था 48,000 रुपए पर मंथ. सो बेसिक है मिस्टर एक्स की 48,000 के हिसाब से, साल भर का 5,76,000. डीए जो है वो 40% है शायद, जिसमें से सिर्फ 20% ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट फॉर्म करता है. रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो पार्ट फॉर्म करता है उसकी जरूरत होगी हमें एचआरए कैलकुलेशन में या फिर पीएफ कैलकुलेशन में, लेकिन वैसे तो पूरा का पूरा डीए जो है वो टैक्सेबल होगा ही. सो 40% ऑफ 5.76 lakhs, that would be 2,30,400. नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 12,000 रुपीज पर एनम. ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है 12,000 रुपये पूरे साल का, और अलाउड कितना होता है 800 रुपये एवरी मंथ का. सो वॉट एवर इज एक्सेस शाल बी टैक्सेबल and that comes out to be 9,600. So 9,600 minus 12,000 is 2,400. 2,400 shall be taxable here. HRA है 80,000. अब HRA का कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में देखते हैं. We know for HRA that the least of the following shall be exempt. And the least being amount received for HRA. और अमाउंट रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में 80,000 रुपए पूरे साल का. ठीक है, नेक्स्ट होता था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड कितना है 35,000 एंड 10% ऑफ सैलरी. सैलरी हमें निकालनी पड़ेगी. सैलरी का मीनिंग फॉर एचआरए डिफरेंट होता है, और वो मीनिंग क्या होता था बेसिक, यानी कि 5,76,000 प्लस डीए का सिर्फ वो हिस्सा जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूडेबल है, यानी कि 20%. सो 20% ऑफ 2,30,400 would be 46,080. कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, बट इस क्वेश्चन में कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर दिया हुआ नहीं है. सो हमारी सैलरी जो है वो बस इस दो एलिमेंट से निकल जाएगी, और ये आएगा 35,000 माइनस 5,76,000 ऐड करके इसका 10%, that is 62,208.
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है 27208 एंड थर्ड होता था 50% और 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि ही लिव्स इन दिल्ली सो हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे, 50% ऑफ सैलरी बीइंग सैलरी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 5,76,000 प्लस 46080 ही होगी। सिक्स डबल टू ज़ीरो एट ज़ीरो इसका 50%, that is 3,11,040 rupees only. इस क्वेश्चन में ना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट में हमारा लीस्ट क्या आ रहा है, लीस्ट इज 27208 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। अब ये नेगेटिव वैल्यू जो है अगर ये एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा, सॉरी टैक्सेबल कितना होगा, हम टैक्सेबल करते थे रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट और रिसीव्ड है 80,000 so 80,000 and the exempt value being 27208, taxable amount would be 52792. नेक्स्ट आरपीएफ है 14%, आरपीएफ दिया हुआ है 14%, सो अलाउड कितना होता है 12% तक, जो भी 2% है 2% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या होता है पीएफ के लिए, बेसिक प्लस डीए बेस्ड ऑन टर्नओवर, सॉरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर प्लस डियरनेस अलाउंस का सिर्फ वो पोर्शन विच इज इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि वो वाला सैलरी जो हमने इधर निकाला था 6,22,080। सो इसका 2% 12442 राउंड ऑफ करके would be the amount of आरपीएफ टैक्सेबल। इंटरेस्ट इसके ऊपर मिल रहा है 11.5% के हिसाब से, तो अगर 11.5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है
12,000। तो एक्सेस कितना है यहाँ पर, 9.5% तक का इंटरेस्ट हम अलाउ करते हैं। 2% ज्यादा मिल रहा है, तो 2% के हिसाब से कितना होना है, लेट्स सी। 2087 राउंड ऑफ करके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3 बच्चों के लिए इनको मिल रही है 6,000 रुपए। हमारा कितना अलाउड होता है, अलाउड होता है 100 रुपीज per month per child for a maximum of 2 children, that is 2400। सो 6,000 में से 2,400 रुपए इनको अलाउड है, बाकी का जो 3,600 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। लैपटॉप फॉर यूज दिया हुआ है जिसकी वैल्यू थी 40,000 रुपए की। अब ये एक ऐसा फैसिलिटी है जिसका नील पोर्शन इज टैक्सेबल। सो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, यहाँ सारी चीजों को आप टोटल कर देंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिस्टर एक्स की जो बेसिक सैलरी है वो अक्टूबर तक थी 35,000 रुपए, और अक्टूबर के बाद से यानी नवंबर से हो गई 40,000 रुपए। डीए थी इनकी 50% ऑफ सैलरी। डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है कि नहीं है, नहीं बताया गया है। और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, ये बात नहीं कही गई होती है कि डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है कि नहीं, तो हम मान लेते हैं कि वो नॉट इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 15,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 और 1,600 अलाउड होता है, यहाँ पर हम 800 रुपए पर मंथ का अलाउड मानेंगे। He is being furnished a house by the company in Delhi along with furniture worth rupees 25,000। फर्नीचर का क्या कॉस्ट है, 25,000, हायर पे नहीं है, तो हम 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेते हैं, यहाँ पर 2,500 रुपए लेंगे। और साथ ही में he is being furnished a house by the company in Delhi, so यहाँ पर owned by employer होगा, दिल्ली में है तो 25 लाख से ऊपर यानी 15% ऑफ सैलरी हम यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। कमीशन जो है वो 25,000 है, बोनस 15,000 है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड 8,000 है, अलाउड होता है 100 रुपए। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3,000 है, अलाउड होता है 300 रुपए। जब एक बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो हॉस्टल भी एक ही के लिए दिया गया होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ इज ₹2,000 पर मंथ। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि एसपीएफ और यूआरपीएफ जो है वो माना जाता है कि ऑलरेडी ग्रॉस में या बेसिक में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आरपीएफ होता और वो भी 12% या 9.5% के कॉन्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट से ज्यादा होता तो कुछ ट्रीटमेंट करते, अदरवाइज वो भी नहीं करते। सो let's try and solve this. These are the particulars of the questions. Solve करते हैं इसको। इनकी बेसिक जो है वो है अक्टूबर तक की 35,000 है ना, सॉरी, and after October 40,000. So from April to October 7 months and remaining 5 months from November to March का है 40,000। सो ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल सैलरी हो रही है इनकी 4,45,000। डीए इनकी है 50%, so DA would be 50% of 4.45 lakhs. That would be 2,22,500. नेक्स्ट पर्टिकुलर दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 15,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 15,000 इनको रिसीव्ड है और एग्जेम्प्ट कितना होता है 800 रुपए हर महीने के हिसाब से। सो 9,600 rupees is exempt
and 5400 rupees would be taxable. RFA इन दिल्ली दिया हुआ है, फर्नीचर की कॉस्ट है 25,000. RFA का कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में RFA के नीचे और भी अमाउंट्स दिए हुए हैं ना तो एंड में करना चाहिए. तो अभी हम RFA को छोड़ते हैं और नीचे के अमाउंट्स देख लेते हैं. कमीशन दिया हुआ है 25,000. वो इसलिए होता है क्योंकि RFA के लिए हमें ना सारे कमीशन, बोनस, सारे टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस चाहिए होते हैं सैलरी निकालने के लिए, RFA के पर्पस के लिए. सो बेहतर है कि हमने वो सारे कैलकुलेशंस पहले कर लिए हों, तो फिर RFA का सैलरी निकालना ना ईजियर हो जाता है. बोनस दिया हुआ है 15,000. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बच्चे का दिया हुआ है 8,000. अलाउड कितना होता है? अलाउड होता है 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ. यहाँ एक ही चाइल्ड है तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1200. फिर टैक्सेबल हो जाएगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट 6800 का. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,000 रुपये. अलाउड कितना होता है? 300 रुपये हर महीने का. सो यहाँ पर जो अलाउड है वो आ रहा है 3600 और जो एग्जेम्प्ट है वो है 3000. सो नील शुड बी टैक्सेबल. SPF का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. सो यू कैन आइदर राइट about the particular and then put a dash or write nil, or you can just ignore mentioning this. अब यहाँ RFA का कैलकुलेशन देख लेते हैं हम. क्योंकि the house is owned by the employer and the house has been given in Delhi, जहाँ की population 25 लाख के ऊपर होगी. So based on the population, 15% of salary should be taxable. And meaning of salary would be what? Salary का meaning होता है basic, यानी कि 4,45,000 प्लस DA जो है इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो या ना हो वो ऐड होता है RFA निकालने के लिए. 2,22,500. नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंसेस. सारे टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस यानी बेसिक आएगा, DA आएगा, TA आएगा, कमीशन आएगा, बोनस आएगा, ये आएगा और ये भी आना चाहिए बट इसका अमाउंट निल है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी. सो इसके अलावा हमें 5400 ऐड करना है TA का. कमीशन का 2500, बोनस का कमीशन का 25,000, बोनस का 15,000. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 6800 और हॉस्टल अलाउंसेस का नहीं दिया हुआ है, अमाउंट कुछ नहीं है, इसलिए ये आ जाएगी हमारी टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर RFA, which would be, let me quickly do the calculation. ये आ रहा है 7,19,700. इसका 15% would be the value of rent free accommodation, taxable value of rent free accommodation, यानी कि ये हो जाएगा 1,07,955 रुपये प्लस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 25,000 था. फर्नीचर का हम 10% ऑफ कॉस्ट लेते हैं यानी कि 2,500 रुपये
So total taxable RFA would be 1,10,455 रुपए। अब ये पीछे जाके लिख देते हैं। And that's the taxable salary of Mr. X. Just add all of these and you'll be able to figure this out. So that is it. इतने ही questions मैं आपको practice करवा रही हूँ salary के लिए. Not that these are sufficient, but when you also have practiced those questions जो मैंने आपको topic wise कराया था, तो this would be sufficient enough. मैंने आपको जैसे HRA के बहुत सारे types के questions कराए थे, तब भी जब वो साल के आधे टाइम कहीं और रह रहा है, आधे टाइम कहीं और रह रहा है, फिर आपको एक एक छोटे एलिमेंट पर, प्रोफेशनल टैक्स पर, एंटरटेनमेंट अलाउंस पर, सबके ऊपर क्वेश्चंस कराया हुआ है. सो मोटर कार के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है. सो वंस यू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, you've practiced all the questions that I have taught here, चाहे वो छोटे छोटे सब पार्ट्स हो क्वेश्चंस के while explaining the topic, या चाहे वो एक full fledged question के पार्ट के फॉर्म में हो. These many would be sufficient for being able to solve any question when thrown in the examination. So salary के इतने ही questions हम करने जा रहे हैं. I hope there's no particular topic here or treatment here that you have any doubts in. In case yes, then you can write your queries or mail it to me. Thank you.